नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज की जो चैप्टर वाइज सीरीज है उसमें हमारा टॉपिक है आकलन और शिक्षा अधिकार कानून 2009 यानी कि आरटीई 2009। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी शानदार प्रश्न लिए गए हैं जो आने वाले स्टेट के लिए हर लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के 9 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 2 है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो किस टॉपिक के बारे में इस पर कोई तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दूसरे का वो डी होगा, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था। यानी कि इसमें अध्यापक प्रशिक्षण भी है, बालकों के परिवेश भी है, एकेडमिक कैलेंडर भी है, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा के बारे में कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो इनमें से किस पर यह लागू नहीं होता। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे। ये निःशक्त बच्चों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों, बच्चों की नियमित उपस्थिति, इन सब पे लागू होता है, लेकिन इस आयु वर्ग के लिए ये लागू नहीं होता। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो एक सप्ताह में कितने घंटे निश्चित किए गए हैं। इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, कम से कम 45 घंटे। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा। तो इसमें से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा। इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना। ये सभी उपरोक्त सभी जो दायित्व हैं वो पूरे करने होंगे। प्रश्न नंबर 6 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 7 है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए संरचना सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये गलत है, बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही है। प्रश्न नंबर 8 है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, इसमें अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों, प्रशासकों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना ही मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 10 है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। प्रश्न नंबर 11 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। तो कौन सी इनमें से सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, निदानात्मक जो मूल्यांकन है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो अच्छा जो परीक्षण है उनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं होती। इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, उत्तीर्ण करना, यानी कि वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये सभी अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 13 है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। तो जो रट्टाफिकेशन की प्रणाली उसको रोकने के लिए कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, निम्नधात्मक, यानी कि ऐसे टाइप इसमें नहीं होने चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है। तो कौन सा कार्य सृजनात्मकता के लिए सहायक नहीं है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये कोई सृजनात्मकता नहीं है। कविता को पूरा करना ये भी सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी है। चित्र आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना ये भी क्रिएटिविटी है। और अधूरी कहानी को पूरा करना ये भी क्रिएटिविटी में शामिल होता है।
प्रश्न नंबर 15 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, इसमें विश्वसनीयता होती है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रयोगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। जो प्रयोगात्मक मूल्यांकन होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, समय विशेष में विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाना प्रयोगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 17 है, क्रियात्मक अनुसंधान में, तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो कौन सा जो है शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाने में सहायक होता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन जो है वो उसको क्रियात्मक अनुसंधान में बदलता है। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इनमें से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, ये क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 20 है, दोस्तों इसी तरह के शिक्षा मनोविज्ञान के चैप्टर वाइज शानदार प्रश्न पाने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, और आने वाले समय में इसमें काफी इंपोर्टेंट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, संविधान की यह धारा है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ए, यानी कि अनुच्छेद 21A में जो है ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में किया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है इसकी शुरुआत हुई थी, काफी इंपोर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यालय अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, यानी कि कितना अनुपात होना चाहिए? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी है, 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 24 है, नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति बनाए रखने, बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम यानी कि मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, ये 24 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से, यानी कि 15 अगस्त 1995 तमिलनाडु से इस मिड डे मील योजना को सबसे पहले प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, सत्य या असत्य, यानी कि यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वस्तुनिष्ठ माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, एक शिक्षिका स्वयं कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, ये सक्रिय भागीदारिता का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 27 है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, जो इवेल्युएशन है मूल्यांकन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। प्रश्न नंबर 28 है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का जो मूल्यांकन है इसमें कैसे होना चाहिए? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या अर्थ है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 30 है, एक परमापीकृत परीक्षण में होता है, जो परमापीकृत परीक्षण होता है उसमें क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। प्रश्न नंबर 31 है, वे प्रश्न जिन्हें उत्तर हेतु हाँ या नहीं में से एक का चयन करना हो तो उन्हें कौन से उत्तर माना जाता है?
इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इनको वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, सभी सत्रों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। प्रश्न नंबर 33 है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता कितनी होगी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए है, वैधता भी अधिकतम होगी। प्रश्न नंबर 34 है, मूल्यांकन का अर्थ होता है? तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, परिणाम एवं प्रगति की जांच करना ही मूल्यांकन का अर्थ होता